नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ट्रम्प साहब जो पहले काम इशारों में कर रहे थे, वो आजकल खुलेआम करने लगे हैं। खुलेआम भारत जैसे देश को, 146 करोड़ की आबादी वाले सबसे बड़े लोकतंत्र को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ओपन थ्रेट दे रहे हैं। और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो कंडक्ट है, उनके जो तेवर हैं, पैतरे हैं, वो एक तानाशाह से कम नहीं है। अब उनका ताज़ा फरमान देखिए। अपने ताज़ा फरमान में ट्रंप कहते हैं, और लिखा पढ़ी में कहते हैं, ऐलान करते हैं कि जो मुल्क ब्रिक्स के साथ रहेंगे, जो देश ब्रिक्स के मंच पर खड़े होंगे, उन पर अमेरिका 10% एक्स्ट्रा टैरिफ, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। यानी जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, उस पर गुंडा टैक्स लगेगा। उधर ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर चीन ने कहा है कि ट्रंप मनमानी नहीं कर सकते। ईरान ने भी कहा है कि जिस तरह की दादागिरी इस वक्त ट्रंप दिखा रहे हैं, उनको सबक हम सिखाएंगे। रूस भी, जो फाउंडर मेंबर है ब्रिक्स का, वो भी बेहद नाराज़ है ट्रंप की इस तलखी से, इस तेवर से। लेकिन भारत, जो मेंबर है ब्रिक्स का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मोदी जी पूरी तरह से खामोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत के, वो भी खामोश हैं। और आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अब तक ट्रंप के इस तेवर पर, इस धमकी पर कोई बयान नहीं दिया है। अब दोस्तों, अगर आप मोदी जी की सिचुएशन देखिए तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, मुश्किल में, अपने ही जाल में जैसे फंसते जा रहा हूँ। और विदेश नीति ऐसी है कि कभी एक पैर इस नाव में तो दूसरा पैर दूसरी नाव में, दो नाव पर सवार हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। रूस के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, G7 में भी जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस बार मोदी जी ने तय किया कि भाई पुतिन पहुंच नहीं रहे हैं, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच नहीं रहे हैं ब्राज़ील, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग साहब, ये भी नहीं पहुंच रहे हैं ब्राज़ील। तो चलो भाई, महफिल लूटी जाए। और धूमधाम से मोदी जी ब्राज़ील पहुंचे ब्रिक्स के सम्मेलन में। और ये बात एकदम सही है कि शुरुआती मीटिंग में मोदी जी छा गए। और जो तस्वीरें छपी, जहां बीचों बीच मोदी जी सारे दुनिया के नेताओं के बीचों बीच खड़े हैं, और ये जो तस्वीरें छप कर आईं और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया ने उसको वायरल किया, तो भक्त कहने लगे कि विश्व गुरु तो मोदी जी ही हैं। जब बोलते हैं तो दुनिया मोदी जी को सुनती है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? एंटी क्लाइमैक्स हो गया इस फिल्म में ब्राज़ील की। जब मीटिंग ख़त्म होने लगी, ब्रिक्स का सम्मेलन ख़त्म होने लगा, तो फिर एक साझा डिक्लेरेशन हुआ, एक बयान जारी किया कि भैया हमने तय किया है इस सम्मेलन में, ब्राज़ील में। और जो साझा सम्मेलन जिस पर मोदी जी ने दस्तखत किए, वो जब डिक्लेरेशन ट्रंप साहब के पास पहुंचा तो ट्रंप साहब तिलमिला गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी भी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff. अब दोस्तों, ट्रंप भले ही नाराज हों मिस्टर मोदी से या ब्रिक्स से, लेकिन इस मामले में जो डिक्लेरेशन हुआ, इस मामले में मैं कम से कम मोदी जी का साथ दूंगा। और आपको भी देना चाहिए, क्योंकि पहली बार मिस्टर मोदी ईरान के साथ खड़े दिखे। इजराइल को छोड़कर ईरान के साथ मोदी जी खड़े दिखे। वो ईरान जो एकमात्र मुस्लिम देश है जो कश्मीर में भारत के साथ खड़ा रहता है। वो ईरान जो सदियों से भारत के साथ एक हिमायती के तौर पर हर मुश्किल में खड़ा रहा। वो ईरान जो आपको सस्ते से सस्ता तेल देता आया है, आपकी अर्थनीति को कहीं ना कहीं मजबूत करता रहा है, उस ईरान के साथ मोदी जी खड़े दिखे। नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं दिखे, ट्रंप के साथ खड़े नहीं दिखे। और यही बात थी जो चुभ गई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। अगर आप देखें तो कई फैसले ब्रिक्स में लिए गए, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है 3 ऐसे फैसले थे जो वाकई अमेरिका को रास नहीं आए। नंबर वन फैसला जो है वो ये है कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सब ने जो डिक्लेरेशन साइन किया, उसमें कहा कि इज़राइल और अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया ईरान पर, इनिशिएट किया, वो नाजायज़ था, वो एक तरह से गलत था। जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स पर बमबाजी हुई है, जहाँ से युद्ध शुरू हुआ, यानी एग्रेसर इज़राइल था। कुल मिलाकर इस डिक्लेरेशन ने इज़राइल को
विलेन बना दिया, खलनायक बना दिया, और भारत ने ईरान का साथ दिया। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 भी जो है वो दुखती रग पकड़ता है अमेरिका की। ब्रिक्स ने इस बार ये तय किया कि क्यों ना हम आपसी व्यापार लोकल करेंसी में करें, यानी जो सामान चीन से भारत लेता है या भारत का जो सामान रूस में जाता है वो हम लोकल करेंसी में कर लें, रुपी युआन में कर लें, रुपी और रूबल में कर लें। डॉलर की क्या ज़रूरत है, लोकल करेंसी में ट्रेड क्यों ना किया जाए। और इसने एकदम से बिजनेसमैन ट्रम्प को हिला दिया है। और तो और अमेरिका की जो दादागिरी है, किसी के व्यापार को रोक देना, किसी पर सैंक्शंस लगा देना, जैसे ईरान पर सैंक्शंस लगी हैं, बहुत सी सैंक्शंस रूस पर लगी हुई हैं, ये जो पाबंदियां हैं ये क्यों हैं, ये दादागिरी क्यों है, इसका भी कहीं ना कहीं विरोध किया ब्रिक्स ने। और ये भी एक तरह से ट्रम्प साहब को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब दोस्तों, भारत को लेकर जो ट्रम्प साहब की बेअंदाज़ी है, ये जो तल्खी है, या आप यूँ कह सकते हैं जिस तरह की वो एक तानाशाही कर रहे हैं भारत को लेकर, मुझे लगता है कि इसका सही जवाब लोग ढूंढ नहीं पाए। मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब ने जिस तरह से शुरू में जो उनका कंडक्ट था, बिहेवियर था इंडिया के साथ या इंडियंस के साथ, और जिस पर मोदी जी रिएक्ट नहीं किए, उसकी वजह से हिम्मत बढ़ती गई ट्रम्प की। जैसे उन्होंने हमारे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे, उनको हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा और फोटो खिंचवाई, और वो फोटो दुनिया को दिखाई, अपमान किया हिंदुस्तान का। मोदी जी कुछ नहीं बोले। इसी तरह से वो टैरिफ पर ऐसी बातें करते थे, ऐसा लहजा था जैसे कोई रंगदारी कर रहे हो, कोई वसूली कर रहे हो, इस तरह से वो पेश आ रहे थे। मोदी जी चुप रहे। यहाँ तक कि ट्रम्प साहब ने मोदी जी को अपनी शपथ समारोह में नहीं बुलाया, मोदी जी बुरा नहीं माने, उनको कार्ड नहीं दिया। G7 में मोदी जी मिलने गए कनाडा, बिना मिले ट्रम्प साहब जो है वॉशिंगटन चले आए, और वॉशिंगटन में किसके लिए आए, आसिम मुनीर के लिए, उसको लंच देने के लिए आ गए। ट्रम्प तो यहाँ तक चाहते थे कि मोदी जी भी शामिल हो जाएं इस लंच में, यानी आसिम मुनीर और मोदी को एक साथ बैठा दें ट्रम्प अपनी डाइनिंग टेबल पे, ये सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रम्प को लगता है कि भाई मोदी जी के साथ जैसे भी पेश आए बुरा नहीं मानते, और शायद इसी वजह से ट्रम्प बहुत से टर्म्स डिक्टेट करते चले आ रहे हैं इशारों में, और अब खुलेआम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना ले, वो चाहते हैं भारत ईरान से तेल ना ले। सस्ता तेल है, क्यों ना ले साहब, प्रेशर है, इंडिया पे प्रेशर है। रूस से दूरी बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बैठा ले। भारत को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, यानी अमेरिका जो करे वो सही है, लेकिन भारत जो है अलाइन करे अमेरिका के साथ, ब्रिक्स से दूर रहे, डॉलर की जगह कोई पैरेलल करेंसी की बात ना करे, सैंक्शंस पर सवाल ना उठाए, और ईरान इजराइल पर चुप रहे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रिक्स के सम्मेलन में ब्राज़ील पहुंचकर मोदी जी ने बड़ी गलती कर दी, और क्या ट्रम्प अब मोदी के पीछे ही पड़ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है जिसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। एक्सपर्ट आज वाकई एक बहुत बड़े मेहमान हैं, देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, उनको सुनिएगा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या देर सवेर, सूनर और लेटर, अमेरिका भारत पर गुंडा टैक्स लगाएगा और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा, और भारत के कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में घुसना चाहता है? अल्टीमेटली क्या ऐसे इरादे हैं, और क्या भारत झुकेगा? ये भी मैं पूछूंगा। और सवाल नंबर 3, मोदी जी की जो विदेश नीति, क्या उसी में कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ गड़बड़ है? यानी ब्रिक्स में एक तरफ ब्रिक्स है, दूसरी तरफ G7 है, अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्या अमेरिका और रूस के बीच में कहीं मोदी जी फंस गए, उनकी विदेश नीति फंस गई है? और सवाल नंबर 4, क्या मोदी जी बाकी मुल्कों के नेताओं की तरह जवाब देंगे मिस्टर ट्रम्प को? ट्रम्प जब तल्ख बातें करते हैं भारत को लेकर, जो हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को चुभती हैं कहीं ना कहीं, क्या इसका जवाब मोदी जी देंगे? एक राजा दूसरे राजा को देगा, एक प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रपति को देगा, क्या मोदी जी जवाब देंगे, पलटवार करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्या कोई दुखती रग पकड़ रखी है अमेरिका ने, ट्रम्प ने? बहुत से ऐसे सवाल हैं, और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज यशवंत सिन्हा साहब, जो पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर रहे, वाजपेयी के साथ काम किया, कई और देश के बड़े नेताओं के साथ काम किया, और मोदी जी के सीनियर रहे,
एक समय था जब मोदी जी दफ्तर के बाहर होते थे, पर्ची जाती थी, तब यशवंत सिन्हा का जो आदमी था सचिव मोदी जी को अंदर बुलाता था। वो यशवंत सिन्हा जो रग रग से वाकिफ़ हैं, बीजेपी से, फॉरेन पॉलिसी से, मोदी सरकार से, उनको सुनिए, तस्वीर पूरी तरह से आज साफ होगी। मेरा सिन्हा साहब सवाल है, और बुनियादी सवाल ये है कि ट्रम्प जिस तरह से भारत के साथ पेश आ रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को बार बार अपमान का घूंट पिला रहे हैं, उनको पीना पड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मोदी जी और ट्रम्प की कोई फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई है, या मोदी जी ट्रम्प को समझ नहीं पाए या ट्रम्प मोदी को नहीं समझ पाए? क्योंकि एक के बाद एक ट्रम्प हर मौके पर मोदी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एकदम क्लियर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और शायद मोदी जी ने सेकंड बार जो ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तो उन्होंने परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया, इसलिए वो भागे भागे गए अमेरिका। ट्रम्प के ऑफिस में आए 20 दिन ही हुए थे जब वो वाइट हाउस पहुंच गए। वहाँ पर उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमने सारी दुनिया ने देखा। भारत की उसमें नेकनामी नहीं हुई, हमारी प्रतिष्ठा गिरी, बढ़ी नहीं। और ट्रम्प जो हैं वो पहले टर्म के मुकाबले इस बार बदले हैं। कई लोगों ने कहा, मैंने भी उसमें स्वर मिलाया कि ट्रम्प मोदी के किसी दुखती रग पर उनकी उंगली है, और इसलिए वो जहां चाहते हैं वहां मोदी जी को दबा देते हैं। और इसीलिए अगर इस बार ब्रिक्स में हम गए हैं उस प्रस्ताव के साथ जो वहां पारित हुआ है जी, तो वो तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने ब्रिक्स जो है वो ट्रम्प को खुली चुनौती दे रहा है। और मोदी जी नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारा विदेश मंत्री था, मैं नहीं था। तो वहां पर स्वयं थे, पुतिन वहां क्यों नहीं गए, राष्ट्रपति शी वहां क्यों नहीं गए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, बाकी देश वहां पर थे और सब ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया है। ईरान का प्रभाव साफ दिख रहा है, क्योंकि जहां पाकिस्तान की निंदा हुई वहां पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया कम्युनिके में, लेकिन ईरान के मौजूदगी का यह हश्र हुआ कि इजराइल का और अमेरिका का नाम लेके उनकी भर्त्सना की गई ईरान पर आक्रमण करने के लिए, और मोदी जी उसमें पार्टी है। जी, नहीं, मैं यहाँ पर सिन्हा साहब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मोदी जी नेतन्याहू, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, गले मिल रहे हैं, आपस में चाय पी रहे हैं, ठाके लगा के हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिंदी फिल्म के दो बिछड़े भाई मिल रहे हों। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी को दस्तखत करना पड़ गया, नेतन्याहू की ऐसी तैसी हो रही है वहां पर ईरान जो है उसकी बात हो रही है उसके समर्थन में। तो मोदी जिस तरह से ईरान के समर्थन में खड़े हुए और इजराइल की भर्त्सना कर रहे हैं कि भाई ये विलेन है, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी ने भारी मन से दस्तखत किए होंगे? क्या ऐसा नहीं लगता फंस गए? क्योंकि वहां तो अडानी जी ठेका ले रहे हैं इजराइल में, हाइफा पोर्ट का। नहीं, वहां अडानी जी केवल ठेका नहीं ले रहे हैं। दीपक जी, आप याद कीजिए पेगासस को। जी हाँ, पेगासस जो जासूसी वाला उपकरण, जी, सॉफ्टवेयर कहां से आया था? देखिए, इजराइल से। 11 साल में मोदी जी ने अपने को कुछ अपने मित्रों के साथ ऐसा एक्सपोज कर दिया है, जिसमें मैं ट्रम्प को ही मानता हूं और नेतन्याहू को भी मानता हूं, कि ये लोग जिस दिन मुंह खोलेंगे उस दिन मोदी जी के लिए भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। अब हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप जैसे देखिए सिन्हा साहब, विदेश मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर आप रहे, मोदी आपसे जूनियर हैं, पूरी दुनियादारी आप समझते हैं, राजनीति समझते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू और मोदी के रिश्ते खराब हुए तो नेतन्याहू के पास बहुत कुछ मसाला हो सकता है।
नहीं नहीं, सबसे बड़ा मसाला तो पेगासस है ना। पेगासस का जब मामला आया तो सरकार तो पल्ला झाड़ के किनारे हो गई, लेकिन जो अमेरिका में केस चल रहा है उससे तो, या फ्रांस में शायद, उसमें साफ है कि भाई 100 लोगों का टेलीफोन टैप हुआ भारत में। वो जिस दिन खुलासा होगा, और वो खुलासा कौन करेगा? पेगासस कर सकता है या कोई कोर्ट कर सकता है, तो वो इजराइल कर सकता है। और इजराइल जिस दिन वो खुलासा करेगा कि हाँ हमको भारत सरकार के साथ हमारा ठेका हुआ, क्योंकि वो तो सरकारों के साथ ही पेगासस वाला ठेका करता है, तो उसने भारत की सरकार के साथ ठेका किया और उसके बाद जासूसी की। यहाँ पर किसकी जासूसी हुई, अगर सारी बात खुलती है तो मोदी जी बच के जाएंगे कहाँ? इसलिए ये जो है ये नेतन्याहू के पास है। और इसीलिए आपको याद होगा कि अभी तक ब्रिक्स के सम्मेलन को छोड़ दिया जाए तो अभी तक भारत सीधे इजराइल के खिलाफ कुछ भी कहने से बचता रहा है। ये पहला मौका है जब एक ऐसा स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पर इजराइल का नाम लिया गया है और इजराइल की भर्त्सना की गई है। और मोदी जी को दस्तखत करना पड़ गया। मोदी जी इसमें फंसे, आप कह रहे हैं फंसे, जो भी हो, जानबूझ के इसमें उन्होंने दस्तखत किया, सब कुछ समझ के दस्तखत किया। मुझे लगता है कि वो स्वयं और उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में जो लोग भी गए होंगे, सरकारी पदाधिकारी जिसमें डिप्लोमेट्स भी होंगे, तीन सब लोगों ने तो बताया होगा ना मोदी जी को कि ये जो वाक्य है इसका ये मतलब है, ये इस वाक्य का ये मतलब है। देखिए इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, और उसके बाद जो कम्युनिके अडॉप्ट किया जाता है तो उसमें एक एक शब्द पर बात विचार होता है और तब उस शब्द को इंक्लूड किया है। ऐसी थोड़ी है कि किसने ड्राफ्ट रख दिया और सब लोग मान गए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि समझा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं फंसते हुए, भंवर में फंसे हुए हैं। सीधा सा मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप विदेश मंत्री रहे हैं, आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को संभाला है, वो भी वाजपेयी साहब के टाइम पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे छोटे छोटे मुल्क हैं जिनका नाम हम पहली बार सुनते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री का जाना और ये खबर छपना कि 45 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री गया, 70 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री गया, 60 साल के बाद प्रधानमंत्री गया, ऐसा जो छपता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता नहीं है कि अगर हमारे देश का, हम किसी मुल्क का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन छोटे छोटे मुल्क न जिनसे व्यापार हो सकता है, न जिनकी कोई मॉरिशस जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना उनके यहाँ कोई मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज है, ना हमको कुछ मिल सकता है, सिर्फ एक मोदी जी तमगा पहन लेते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले लिया उन्होंने, लाल कालीन भिज जाती, सलामी लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को भेजना चाहिए, फॉरेन सेक्रेटरी को भेजना चाहिए? देश में इतने चैलेंजेस हैं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे मुल्क में प्रधानमंत्री जी गए हैं जहां किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जब आवश्यकता होगी, कुछ मौका आएगा, तब देखा जाएगा। ये तो बिन मौसम बरसात हो रही है ना। साइप्रस चले गए, क्यों साइप्रस चले गए? क्या हो रहा था साइप्रस के? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि मोदी जी अपने विदेश दौरे से इतने क्या कहा जाए उसको कि आतुर रहते हैं विदेश दौरे के लिए कि वो बेचारे चले जाते हैं। अब उनको नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि भारत जैसे महान देश के महान प्रधानमंत्री को बहुत चुनकर देशों में जाना चाहिए। साल में 2 बार 3 बार एक ट्रिप लगे तो बहुत है। यहाँ तो हर महीने ट्रिप लग रहा है। जी जी। ये अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि जिस तरह मोदी जी विदेश जा रहे हैं, विदेशों का दौरा कर रहे हैं, डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भारत को की नेकनामी नहीं हो रही है, उसमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ नहीं रही है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि कुछ लोगों ने इसमें अनुसंधान किया और इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे, और सही पहुंचे, कि वो हाईएस्ट अवार्ड उस कंट्री का नहीं मिला उनको, उस सेकंड हाईएस्ट अवार्ड उनको मिला है, वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये हवस एक चीज है, इसके लिए दूसरा कोई शब्द नहीं, हवस है
कि हमको विदेश जाना है, हमको उसका सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसको प्राप्त करना है। ये मुझे लगता है कि इसका अगर आप साइको एनालिसिस करें, मनोवैज्ञानिक अगर आप जांच जी करें, तो मुझे लगता है कि ये आचरण उसी व्यक्ति का हो सकता है दीपक जी, जो अंदर से बहुत खोखला है जी और उसको इन सब चीजों की आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए। नहीं, बड़ी बात यशवंत सिन्हा ने कही। पूर्व विदेश मंत्री हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी को हैंडल किया है टॉप लेवल पर, वाजपेयी सरकार के काम किया। ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री साल भर में 2 बार 3 बार 4 बार मैक्सिमम चला जाए, हर महीने प्रधानमंत्री को छोटे छोटे देशों में बिना किसी बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के, बिना किसी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के नहीं जाना चाहिए। ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, खासकर ऐसे मुल्क में जहां पर 2500 मसले रोज खड़े हो जाते हो। वहां फोकस ज्यादा करना चाहिए और अपनी अपनी कहीं ना कहीं देश की अर्थनीति को जो है उसका सुधार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति के दफ्तर का नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका का भी कहीं न कहीं अपमान हो रहा है, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जिस तल्खी से वो बात करते हैं। एक जगह मैं देख रहा था, गाली बक दी थी उन्होंने, बहुत गंदी गाली बक दी अंग्रेजी में, बिल्कुल और वो बाकायदा दुनिया ने हाँ, सुनी। क्या हाँ। एक राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, गंदी-गंदी गालियाँ दे सकता है, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो उनका अंदाज़ है, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका का भारी नुकसान हो रहा है? मैं हिंदुस्तान की बात थोड़ा बाद में करूँगा। अमेरिका को कितना नुकसान ट्रंप कर रहे हैं? नंबर 1 अमेरिका गलती कर रहा है। नंबर 2 ट्रंप जिस पद पर है उसका वो अपमान कर रहे हैं। और नंबर 3 कि मान लीजिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया 10% 20% कुछ भी टैरिफ लगाया, तो टैरिफ लगाने का मतलब क्या हुआ कि उनके देश में जो एक्सपोर्ट का सामान आएगा वो और ज्यादा कीमती हो जाएगा। जो जी, इम्पोर्टर अमेरिका का है वो पॉकेट से तो देगा नहीं। सामान और महँगा हो जाएगा। जी, हाँ, सामान महंगा होगा। अब अभी अमेरिका के लोग इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं शायद, क्योंकि पूरा ये प्ले में नहीं आया है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर ट्रंप इसी रास्ते पर चलते रहे तो अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भारी घाटा होगा। ठीक है, दूसरे देश का एक्सपोर्ट जो है अमेरिका थोड़ा घट जाएगा, लेकिन ये जो होगा नुकसान अमेरिका का, उसको ट्रंप ने उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। तो इसलिए ट्रंप बिल्कुल गलत हैं, हर तरह से गलत हैं, अमेरिका के दृष्टिकोण से भी गलत है। आपको लगता है क्या उनकी भाषा एक प्रॉपर्टी डीलर वाली, वैसे हैं भी वो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, क्या आपको लगता है उनकी भाषा एक प्रॉपर्टी डीलर वाली है बजाय राष्ट्रपति के? राष्ट्रपति की भाषा तो नहीं है। और जिस शब्द का आप उल्लेख कर रहे थे जो सारी दुनिया जी, ने सुना, तो क्या वो जी, अमेरिका के जैसे देश के राष्ट्रपति के मुंह से वो शब्द निकलना चाहिए क्या? लेकिन जी, वो ट्रंप ट्रंप हैं। और ये है कि भाई वो टैरिफ से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं मुल्कों को। और बहुत से लोग जो हैं वो डर भी रहे हैं कि भाई अमेरिका हमें हमारा नुकसान करेगा। जी। इसलिए मैं कह रहा हूं जोर देके कि भारत जैसे देश को खड़ा होना चाहिए और इसमें लीड लेना चाहिए कि हम इसको, ट्रंप को और अमेरिका को रोकें इस रास्ते चलने से। एक और बड़ी बात, ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पे एक तरह के इशारे किए हैं कि भारत रूस के साथ जो उसके पुराने रिश्ते हैं उनसे थोड़ा रूस से दूरी बनाए, चाइना से दूरी बनाए, ब्रिक्स से दूरी बनाए, हमारी गोद में आके बैठे। क्या आपको लगता है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो कन्फ्रंट करती, जवाब देती ट्रंप को सीधे-सीधे, और मोदी को जवाब देना चाहिए था, क्योंकि मोदी जितने भी उन पर हमले हो रहे हैं ट्रंप के ज़रिए, मोदी कहीं रिएक्ट नहीं करते, चुप रहते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मोदी रिएक्ट नहीं करते हैं, चुप रहते हैं। और इसके पीछे राज क्या है उसके बारे में हर तरह की अटकल से बाजार गर्म है। लेकिन मैं आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि ट्रंप गलत हैं, मोदी को खड़ा होना चाहिए अमेरिका के सामने, न केवल खड़ा होना चाहिए बल्कि लीड लेना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने भारत नहीं झुके।
और मैं मानता हूं कि ये ब्रिक्स में जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें कम से कम ईरान की मौजूदगी का ये लाभ हुआ कि साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल का जिक्र है, तो जाहिर है कि ट्रंप इससे खुश नहीं होंगे और मोदी भी इस स्टेटमेंट में पार्टी हैं। तो अब आगे देखा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये देखना कि अब ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होती अगली है, चाल उनकी क्या होती है। हाँ, ये एक्चुअल क्या करते हैं ट्रंप। अब जो हमारे टैरिफ की बात हो रही, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड है, तकरीबन 130 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इंडिया और अमेरिका का ट्रेड है। दवाइयाँ हम उनको भेजते हैं अमेरिका को, हम गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो हैं वो ऑटो पार्ट्स वो भी बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, जेम्स ज्वेलरी हैं, बहुत सा सामान हम भेज रहे हैं। अगर इस पर टैरिफ जो है 20% लग जाता है, फिर 10% भारत पर ब्रिक के साथ खड़े होने का टैरिफ लगता है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है अमेरिका और हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी में भी वो प्रवेश करता है, तो क्या आपको लगता है कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले दिनों में? और नुकसान होगा, और वहां पर वो टैरिफ बढ़ा देता है तो उसका तो नुकसान होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स वहां नहीं जा पाएंगे, कम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये दूसरी बात आपने जो कही कि एग्रीकल्चर और डेयरी का क्षेत्र है, अगर ट्रम्प के दबाव में हमने उसकी बात को मानते हुए इसको खोला तो इससे भारत का भारी नुकसान होगा। और मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी तक जितने राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं उसमें भारत डटा रहा है इस इशू पर कि हम डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा डेयरी सेक्टर और हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो नहीं compete कर पाएगा यूरोप और अमेरिका के सेक्टर्स के साथ। तो इसलिए हमारे किसानों को भारी नुकसान होगा और उस नुकसान को आप जानते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को हम कभी भी हमने अलाउ नहीं किया है पूर्व में, और आगे भी हमको अलाउ नहीं करना चाहिए। जितना भी दबाव अमेरिका से आए, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा टेस्ट है इस भारत सरकार के सामने कि क्या अभी तक जिस स्टैंड पर भारत, कोई भी सरकार हो, भारत खड़ा रहा है एक देश के नाते, क्या उस स्टैंड पर हम आगे खड़े रहेंगे या उसके सामने, अमेरिका के सामने झुकने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ा ये टेस्ट होगा। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, मुझे लगा कि आप एक उपयुक्त व्यक्ति हैं जिससे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री तो बीजेपी बदलेगी नहीं बदलेगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर विदेश नीति हमारी फेल हो रही है तो क्या आपको लगता है कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनकी जगह किसी पॉलिटिकल हैवीवेट को लाना चाहिए या इनको कंटिन्यू करना चाहिए? क्या विदेश मंत्री को हटाना चाहिए? आप ऐसा मानते हैं कि वो फेल हुए हैं एस जयशंकर? देखिए, भारत की पूरी विदेश नीति ही फेल हो गई ना। ये तो एक ताश के पत्तों के घर की तरह अचानक चरमराकर गिर गई, और उसके इतने सारे प्रमाण हैं कि उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि मोदी जी का जो सारा प्रयास रहा, विदेश के दौरे रहे, सब कुछ हुआ जो 11 साल में, वो ढाक के 3 पात के बराबर था। और हमारे साथ एक भी देश नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ जो हमारी झड़प हुई उसमें, और आतंकवाद की बात आती है तो सारे लोग साथ होते हैं, उसमें कौन नहीं साथ होगा। लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया। कोई देश नहीं चाहता है कि पाकिस्तान का नाम आए, उसमें हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली। और एससीओ में तो हद ही हो गई कि बलूचिस्तान का नाम लिया गया, पहलगाम का नाम नहीं लिया गया। तो हमारी विदेश नीति जो है वो इस समय धाराशायी है, और सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे कोई भी हो। तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था ना मोदी जी का 11 सालों में विदेश नीति, उसमें वो बिल्कुल ही फेल हो गए हैं। अब उसमें जयशंकर जैसे व्यक्ति को मैं मानता हूं कि वो, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि वो एक ग्लोरीफाइड फॉरेन सेक्रेटरी के अलावा कभी भी विदेश मंत्री नहीं बने, क्योंकि सारी दुनिया उनकी बात को जानती थी कि
कैसे मोदी जी के कृपा से वो विदेश मंत्री बन गए। उनको हटाएं नहीं हटाएं, रखें ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विदेश नीति मोदी जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ी गलती, अगर आप कह रहे हैं कि टोटल फेलियर है मोदी की फॉरेन पॉलिसी, क्या मोदी जी गलत लोगों से राय ले रहे थे या उनकी खुद की स्टडी जो है उस लायक नहीं थी, उनके पास खुद ऐसा विजन नहीं था? गलत लोगों से राय ली या खुद जो है फैसले लिए वो गलत थे? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, शुरू से आप देखेंगे कि विदेश नीति जो भारत की रही है, सामान्यतः कोई राष्ट्रीय मुद्दा वो नहीं बनता है। कभी कभी ऐसे मुद्दे, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि विदेश नीति अचानक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, जैसा भी राष्ट्रीय मुद्दा बना, और उस समय सचमुच में टेस्ट होता है कि देश की विदेश नीति सही रास्ते पर थी कि गलत रास्ते पर थी। इस बार टेस्ट हुआ और हमने पाया कि हमारी विदेश नीति गलत रास्ते पर थी। मोदी जी ने इसको यूज किया अपनी डंका बाहर बजाने के लिए और डंका देश में बजाने के लिए। इसको यूज किया बिल्कुल एक सेल्फिश, जिसको कहते हैं, अपने स्वार्थ, अपना कद बढ़ाने के लिए। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने विदेश नीति का इस्तेमाल किया, और आज वो बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, फेल हो चुकी है। और इसका अगर दोष किसी को मानना चाहिए, लेना चाहिए, तो सारा दोष मोदी जी का व्यक्तिगत रूप से है। मोदी जी ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेन पॉलिसी में जो फेलियर्स आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमने देखा कि नेपाल अलग खड़ा हो गया, चुप खड़ा हो गया, श्रीलंका, भूटान जैसे जो देश हैं, मालदीव जैसे देश, वो सब भी खामोश है। दुनिया का कोई देश भारत के साथ आगे नहीं आया। एक और बिंदु मैं जोड़ना चाहता हूँ। अब कई लोग इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी चीफ ऑफ हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी झड़प हुई उसमें ऑलमोस्ट प्रत्यक्ष रूप से चीन शामिल था। चीन रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास कर रहा था, चीन अपने हथियार को टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के द्वारा। और ये जो कभी कभी हमारे यहाँ बात होती थी ना, 2 फ्रंट वॉर, कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, चीन के साथ भी लड़ाई हो गई, तो हम क्या करेंगे। अब लोग उसकी बात छोड़ दिए, वो कहते हैं कि 1 फ्रंट वॉर रीइंफोर्स्ड, मतलब एक ही फ्रंट पाकिस्तान, लेकिन उसके पास सॉलिडली उसके पीछे चीन खड़ा है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है जो बहुत ही चिंता का विषय है हमारी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और हमारी विदेश नीति के लिए। और मोदी जी सरेंडर है चीन के आगे भी। सरेंडर है, बिल्कुल। बड़ी बात चलते चलते यशवंत सिन्हा साहब ने कही, पूर्व विदेश मंत्री ने, कि सबसे बड़ी बात यह कि चीन से ही हमें धोखा है, चीन ही दुश्मन है और चीन के आगे ही हम सरेंडर हैं, और उधर अमेरिका को हम साध नहीं पा रहे हैं, विदेश नीति फेल हो रही है। यशवंत सिन्हा साहब ने कहा कि भाई सिर्फ आप जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनको दोष मत दीजिए, क्योंकि वो एक सेक्रेटरी थे, वो एक बाबू थे, नौकरशाह थे, उनको मोदी जी ने रिटायरमेंट के बाद विदेश मंत्री बना दिया, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ फैसले हो रहे हैं मोदी जी ले रहे हैं, मोदी जी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक बड़ी बात ये भी कही कि आगे हमें देखना होगा कि टैरिफ पर आज जो धमकी ट्रंप ने दी है कि गुंडा टैक्स वो लगाएंगे 10% और हैं, इसका असर क्या होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि कृषि क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में अगर अमेरिका घुसता है, प्रवेश करता है भारत में, और मोदी जी नहीं रोकते, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि आधी आबादी जो है उसकी रीढ़ टूट जाएगी आर्थिक। सिन्हा साहब, आप आए, आपने जिस तरह से इन सारी बातों को सामने रखा और खुलकर रखा, मुझे लगता है कि किस शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं। सो नाइस ऑफ यू, यू जॉइन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।